नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रशिक्षण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय दुबे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी ज्योग्राफी की क्लास में आज अब तीसरी क्लास है हमारी, और मंथन सीरीज के तहत ज्योग्राफी के जितने भी एमसीक्यूज हैं उनका डिस्क्रिप्शन फॉर्म में आपको यहां पर पूरा एनालिसिस किया जाएगा, और वनडे एग्जाम में जितना भी इम्पोर्टेंट पोर्शन आपका ज्योग्राफी से आता है वो लगभग इस सीरीज के माध्यम से कंप्लीट होगा। तो थर्ड क्लास में आज हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि महासागर में ज्वार या टाइड्स किस कारण से आते हैं, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है। अब यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चार ऑप्शंस में से सबसे उपयुक्त विकल्प हमारा क्या है वो हमको चूज करना है। तो देखिए, पहले तो मैं ज्वार को समझा दूं कि भाई ज्वार और भाटा एक प्रक्रिया है जिसमें पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना होता है। कि जब पानी आपका ऊपर उठता है इस प्रक्रिया को हम ज्वार कहते हैं, और जब यही पानी आपका नीचे गिरता है तो इसी को भाटा कहते हैं, और यही संयुक्त प्रक्रिया आपकी ज्वार भाटा के नाम से जानी जाती है। तो ज्वार भाटा की जो क्रिया होती है वो आपके समुद्री क्षेत्रों में, महासागरीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है, और ज्वार भाटा आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति होती है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो चंद्रमा जो है ये पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करेगा तो इसका जो फोर्स है, ये आपका मून हो गया चंद्रमा, तो चंद्रमा का फोर्स किस पे लगता है, पृथ्वी के ऊपर लगेगा। तो जब पृथ्वी का अट्रैक्शन फोर्स चंद्रमा के ज्वारीय बल से, हम ये कह सकते हैं कि जब चंद्रमा का बल किसके ऊपर लगेगा, पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर लगेगा, तो जब चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति होती है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति को हम लोग कहते हैं ज्वारीय बल। क्या कहते हैं इसको, ज्वारीय बल। और पृथ्वी का एक अपकेंद्रीय बल काम करता है, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से जब चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति अधिक तीव्र हो जाती है तो उससे हमारे समुद्रों का जो जल होता है, पानी होता है, वो ऊपर उठता है, इसी को हम कहते हैं ज्वार, और जब नीचे गिरता है पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण तो उसी को भाटा कहा जाता है। इसी को संयुक्त क्रम में क्या कहते हैं हम लोग, ज्वार भाटा कहते हैं। तो चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति है ही, साथ में सूर्य की ग्रेविटी भी ज्वार भाटा के लिए जिम्मेदार है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा का आकर्षण बल या ज्वारीय बल, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की शक्तियों में डिफरेंस क्रिएट होने लगे, या चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो जाए, और यहाँ तो चंद्रमा और सूर्य दोनों की आकर्षण शक्ति काम कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, तो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है, इसीलिए ज्वार भाटा आते हैं। तो ऑप्शन डी सही है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियां हैं। तो यहां पर पहले तो इन दो वर्णों को ही समझिए आप, ब्रह्मांड हम किसे कहते हैं और गैलेक्सी किसे कहते हैं। तो देखो, हमारे ब्रह्मांड की जो परिभाषा है ये कई तरीके से हो सकती है। हम ये भी कह सकते हैं कि आकाश गंगाओं का जो समूह होता है, आकाश गंगाओं का समूह क्या कहलाता है, ब्रह्मांड कहलाता है। या हम इसको दूसरी तरीके से ये भी कह सकते हैं कि वर्तमान में जितने भी पदार्थ और जितनी ऊर्जा अस्तित्व में है या पाई जाती है हमारे पूरे अंतरिक्ष में या ब्रह्मांड में, उसी के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। तो अस्तित्वमान द्रव्य, द्रव्य को हम लोग कहते हैं मैटर, पदार्थ। तो जितना मैटर आपको हमारे यूनिवर्स में मिलेगा, जितनी ऊर्जा आपको यूनिवर्स में मिलेगी, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड जो है वो पदार्थों से और ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है, इसी के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। तो क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि भाई हमारे इस ब्रह्मांड में गैलेक्सियों की संख्या कितनी है, आकाश गंगाओं की संख्या कितनी है। तो अगर आपसे अगली डेफिनेशन पूछी जाए कि आकाश गंगा क्या है, तो आकाश गंगा को ही हम लोग कहते हैं गैलेक्सी।
तो गैलेक्सी की यह परिभाषा है कि तारों का जो विशाल समूह होता है, तारों का विशाल समूह क्या कहलाता है? आकाशगंगा कहलाता है। और हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं, तो हमारी आकाशगंगा का नाम है दोस्तों मंदाकिनी, और मंदाकिनी के जिस भाग में हमारा सोलर सिस्टम है उसको हम लोग कहते हैं मिल्की वे, दुग्ध मेखला। ये कुछ पॉइंट्स आपको यहां पर याद रखने हैं। तो यहां जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की कुल संख्या कितनी है। तो यहां आपको दो फैक्ट याद रखने हैं, जिनमें से पहला है कि एक तो ब्रह्मांड में आकाशगंगा पूछे तब कौन सा फैक्ट है, ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की संख्या पूछी जाए। दूसरा है कि एक आकाशगंगा में तारों की संख्या कितनी होती है, आकाशगंगा में तारे कितने होते हैं ये पूछा जाए, तब हमें क्या आंसर करना है। तो देखिए आपको बस कुछ नहीं करना, दो चीजें याद रखनी है, उसी से हो जाएगा। अगर आकाशगंगाओं की संख्या पूछी जा रही है तो आपको बताना है कि हमारे ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में गैलेक्सीज की जो संख्या है वो 10 टू दी पावर 10 है, और एक गैलेक्सी में तारों की जो संख्या है वो 10 टू दी पावर 11 है। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10,000 मिलियन। कितना आ जाएगा? 10,000 मिलियन आकाशगंगाएं हमारे पूरे ब्रह्मांड में हैं। क्लियर है यहां तक? और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,00,000 मिलियन तारे जो होते हैं ना दोस्तों, वो आपके एक गैलेक्सी में पाए जाते हैं। क्लियर है यहां तक? तो पहला सवाल जो हमारा दिया गया है स्क्रीन पर वो ये है कि भाई हमसे क्या पूछा गया है कि ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं कितनी हैं। तो देखिए या तो ऑप्शन में इस तरीके से मिल सकता था आपको, ऑप्शन में ये भी मिल सकता था, लेकिन यहां पर पूछा गया है 10 मिलियन है कि 100 मिलियन है कि 10 बिलियन है कि 100 बिलियन है। तो जब हम इसको सॉल्व और आगे करेंगे बिलियन और मिलियन में, देखिए 1 मिलियन में 10 लाख होता है और 1 बिलियन में कितना हो जाएगा, उसको 10 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 100 बिलियन आकाशगंगाएं आपकी कहां पर पाई जाती हैं, पूरे ब्रह्मांड में पाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। क्या यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहां दो तीन चीजों पर मैंने बात की, पहला ब्रह्मांड क्या है, दूसरी आकाशगंगा क्या है, ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की संख्या कितनी है, और हमारे आकाशगंगा में टोटल कितने तारे होते हैं। क्योंकि आकाशगंगा को तारों का समूह कहा जाता है। ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी और ग्रुप ऑफ गैलेक्सी इज कॉल्ड यूनिवर्स। इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, इसका आंसर डी हो गया। अगला सवाल क्या है कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। यानी कि हमारी जो ओशिनिक करेंट्स होती हैं, महासागरीय जल धाराएं होती हैं, उनकी उत्पत्ति के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो वर्क करते हैं पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो हमारे महासागरीय धाराएं जो होती हैं वो इस तरीके से चलती हैं, ठीक है। और इनकी जो गति है ये किन चीजों से डिसाइड होगी, इनकी दिशा किन चीजों से डिसाइड होगी, इन चीजों का हम अध्ययन करते हैं दोस्तों ओशिनोग्राफी में। किसमें अध्ययन करते हैं? ओशिनोग्राफी, जिसे हम लोग समुद्र विज्ञान भी कहते हैं। तो ओशिनोग्राफी में आपका हाइड्रोस्फीयर का स्टडी किया जाता है। तो महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से कारक आपके जिम्मेदार होंगे, हमें वहां पर बात करनी है। तो पहला है पृथ्वी की परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति का मतलब होता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति, ठीक है। घूर्णन गति को ही हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रोटेशन। इसके बाद में दूसरा है आपका महासागरीय लवणता में भिन्नता। क्या है आपकी जो सैलिनिटी होती है, महासागर का जो खारापन होता है, ये क्या हमारी जल धाराओं को प्रभावित करता है, इनकी उत्पत्ति को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा। तीसरा है आपका वाष्पीकरण एवं वर्षा, ठीक है। यहां पर पूछा गया वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण एंड वर्षा, रेन। अगला है आपका चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ मून। तो इनमें से कौन सा कारक ऐसा है जो इन जल धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है।
तो देखिए ये चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है ये आपकी ज्वार भाटा को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करेगी? ज्वार भाटा को, ना कि महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति को। जबकि पृथ्वी का जो परिभ्रमण होता है, जो घूर्णन होता है, उससे क्या होगा कि जो हमारी हवाएं होती हैं, हवाएं उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो हवाओं का सीधे तौर पर महासागरीय जलधाराओं की दिशा पर प्रभाव पड़ता है, ये चीज याद रखिए। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। महासागरीय लवणता में भिन्नता, देखिए जिन स्थानों पर सैलिनिटी ज्यादा मिलेगी, लवणता ज्यादा मिलेगी, वहां का पानी भारी होगा और भारी पानी जो होता है वो किसको प्रभावित करता है? महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करता है। तीसरा है आपका वाष्पीकरण और वर्षा। किसी क्षेत्र में अगर वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो वहां पर लवणता अधिक हो जाएगी, उसका तापमान अधिक होगा, तो पानी का जो वेट होगा वो कम हो जाएगा, जिससे महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति होगी। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो राइट आंसर जो होगा वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है? तो हमारे जो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं सोलर सिस्टम के? देखिए सबसे पहले आता है आपका बुध, उसके बाद आता है आपका शुक्र, वीनस, मरकरी, फिर पृथ्वी, उसके बाद में मंगल, मंगल के बाद एक बेल्ट आती है एस्टेरॉइड्स की, फिर आता है आपका बृहस्पति, जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, शनि, उसके बाद अरुण, यूरेनस, और उसके बाद नेपच्यून, वरुण। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया कि भाई हमारे इनर प्लेनेट कौन कौन से हैं, आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं। देखिए बुध से लेकर के आपके मंगल तक के जितने भी ग्रह हैं इनको कहा जाता है आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं इनको? आंतरिक ग्रह। और बृहस्पति से लेकर के वरुण तक के जितने ग्रह हैं इनको कहा जाता है बाह्य ग्रह, आउटर प्लेनेट। इन्हीं आंतरिक ग्रहों को हम लोग बोलते हैं पार्थिव ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, क्योंकि इनकी जो संरचना है वो पृथ्वी के समान है। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ठोस ग्रह। ठीक है, ये जो प्लेनेट हैं इनको हम लोग बोलेंगे जोवियन ग्रह, क्योंकि इनकी तुलना पृथ्वी से की जाती है, इसलिए हिंदी में जोवियन को बृहस्पति तुल्य बोलते हैं। और इन्हीं को हम लोग कहते हैं चारों को महान ग्रह, क्योंकि आकार में सबसे बड़े जो 4 ग्रह हैं आपके वो यही हैं। इसके अलावा इन्हीं को हम बोलते हैं गैसीय ग्रह, क्योंकि इनकी जो संरचना है वो किससे निर्मित है? गैसों से निर्मित है, इसीलिए ये गैसियस प्लेनेट भी होंगे, ग्रेट प्लेनेट भी होंगे, ये आउटर प्लेनेट भी होंगे और जोवियन प्लेनेट। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपका बृहस्पति है, सेकंड नंबर पे आपका शनि आता है, थर्ड नंबर पे आपका यूरेनस आता है और फोर्थ नंबर पर आपका नेपच्यून आता है। इसके बाद में फिफ्थ नंबर पे आपकी अर्थ, सिक्स नंबर पे वीनस, सेवंथ पे मार्स और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। तो यहाँ इन 4 को याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है कि भाई बृहस्पति से लेके वरुण तक के जितने वो सीक्वेंस हैं, 5 पे हम हैं, 6 पे पृथ्वी की बहन या हमारी मौसी हो गई शुक्र, तो उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, 7 पे मंगल, 8 पे बुध। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो देखिए कौन सा इसमें मैच कर रहा है सही तरीके से। तो पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है आपका शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल। तो देखिए हाँ ये वाला जो है आपका सटीक है, यहीं पर हमको आंसर मिल गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि बुध से लेकर के बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों ग्रह हमारे इनर प्लेनेट की कैटेगरी में आते हैं। आंतरिक ग्रह का मतलब होता है कि सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पेटी के मध्य जितने भी ग्रह स्थित हैं इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, और इस बेल्ट से बाहर जितने भी ग्रह हैं इनको हम लोग आउटर ग्रह कहते हैं। अगला सवाल क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहां पर असत्य कथन आपसे पूछा गया है। पहला, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। राइट है, क्योंकि अर्थ पर पानी जो है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि अर्थ पर पानी की मात्रा सबसे ज्यादा है, लगभग 71% भूभाग पर आपका हाइड्रोस्फीयर फैला हुआ है, इसीलिए पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको? नीला ग्रह कहते हैं। इसके अलावा शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है। तो ये उपनाम यहां पर पूछे गए हैं, तो शुक्र के बहुत सारे उपनाम हैं। पहला उपनाम तो यही है कि शुक्र पृथ्वी की बहन हो गई, ठीक। दूसरा जो है आपका पृथ्वी का जुड़वा ग्रह हो गया, क्योंकि आकार, आयतन और द्रव्यमान में ये किसके समान है? पृथ्वी के समान है। तीसरा होगा, इसी को हम लोग सुंदरता की देवी भी कहते हैं। शुक्र को ही क्या कहते हैं? सुंदरता की देवी। चौथा हो जाएगा, इसी को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। इसी को हम लोग प्रेशर कुकर जैसी स्थिति वाला ग्रह भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जहां पर प्रेशर कुकर जैसी कंडीशन पाई जाती है, तो वो आपका वीनस हो जाएगा। इसका मेन रीजन ये है कि इसके एटमॉस्फेयर में CO2 की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, लगभग 95% के आसपास, जो यहाँ के तापमान में वृद्धि कर देती है। इसलिए ये ग्रह सबसे गर्म ग्रह भी है। कैसा ग्रह है ये सर्वाधिक गर्म ग्रह भी है, और इसी को सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी कहते हैं। तो ये इसके बहुत सारे उपनाम हैं, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो कोई भी फैक्ट आपको यहां से पूछा जा सकता है। सांझ का तारा और भोर का तारा हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्यूशन करती है, जबकि वीनस जो है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्यूशन करता है। जिससे जब पृथ्वी पर शाम होगी तो वीनस पर क्या होगा? आपका सुबह होगी, और जब अर्थ पर सुबह होगी तो वीनस पर शाम होगी। इसलिए इसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा अगला क्या है कि शनि एक आंतरिक ग्रह है। तो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि शनि जो है वो आपका बाह्य ग्रह में आता है, ना कि आंतरिक ग्रह में। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा यहां पर रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है, तो ये बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है आपका वो क्या हो जाएगा कि शनि जो है वो आंतरिक ग्रह ना होकर के एक बाह्य ग्रह है, आउटर प्लेनेट है। तो बुध का यहाँ पर जो टाइम पीरियड दे रखा है वो 88 दिन है। अगर वीनस का पूछा जाए तो वीनस आपका 256 डेज में एक रिवॉल्यूशन करता है। फिर अर्थ का पूछा जाए, अर्थ जो है आपकी 365 डेज एंड 6 आवर में क्या करती है? एक रिवॉल्यूशन करती है। फिर मार्स का पूछा जाए तो मार्स जो है आपका वो लगभग 687 डेज में एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है, लगभग 1 साल 321 दिन में। फिर आपका जुपिटर आता है, तो जुपिटर जो है इसको लगभग 12 साल का समय लग जाता है। और एग्जैक्ट पूछा जाए तो बताना कि भैया 11 साल 365 दिन और 1 घंटा, इतना समय इसको लगेगा। सैटर्न जो है आपका, इसको 29.5 ईयर का टाइम लगता है एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में। और जो यूरेनस है, यूरेनस को आपको लगभग 84 साल का समय लगता है। और नेपच्यून को जो टाइम लगेगा, वरुण को, वो 166 ईयर का लगता है। तो ये इनका रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड है। तो ये सारी चीजों से संबंधित कुछ स्टेटमेंट थे आपके सामने। इनको फैक्चुअल वे में बहुत सारे क्वेश्चन यहां से वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस पर थोड़ा सा फोकस रखिए। अगला क्वेश्चन कि उपभू के समय ज्वारीय क्रम क्या होता है? उपभू के समय, उपभू का मतलब मैं एक बार बता देता हूं। ये हमारी जैसे अर्थ है और अर्थ का रिवॉल्यूशन करता है आपका मून। तो ये आपका हो गया मून। मैं 2 कंडीशन बना रहा हूं, एक अपभू और एक उपभू। तो ये है आपकी अपभू की कंडीशन और ये है आपकी उपभू की कंडीशन। अपभू का मीन्स होता है कि जब चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी सर्वाधिक होती है, और उपभू का मतलब होता है कि जब चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी न्यूनतम होती है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, और मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज कॉल्ड उपभू।
ठीक है, अपभू, ये दोनों चीजें याद रखनी। तो अब एक बात बताइए कि जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक रहेगा तो चंद्रमा का ज्वारीय बल, जो टाइडल फोर्स है, वो पृथ्वी के ऊपर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ज्वार आएंगे आपके, वो क्या रहेंगे, सामान्य से अधिक आएंगे। ठीक है, तो सबसे तेज ज्वार या ज्वार भाटा किस कंडीशन में आता है, वो उस कंडीशन में आएगा जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत अधिक नजदीक होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार सीक्वेंस से पूछ लेता है। तो देखिए, सबसे पहले आपका मरकरी आता है, फिर आपका वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, अर्थ के बाद में आपका मार्स आता है। तो यहाँ क्या पूछा गया कि सूर्य के सबसे नजदीक, तो आपका बुध जो है ये सूर्य के सबसे नजदीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख रहे होंगे। तो एक तो पास पूछा है, निकटतम। मान लीजिए आपसे दूरस्थ ग्रह पूछ ले, सबसे दूर का ग्रह पूछ ले, तो वो आपका वरुण हो जाएगा। इससे पहले 2006 में प्लूटो को क्या बना दिया गया, बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लेनेट का दर्जा दिया गया। तो उससे पहले वो हुआ करता था, लेकिन अभी रिसेंट में जो आंकड़े हैं हमारे पास में, उसके अकॉर्डिंग नेपच्यून सबसे अधिक डिस्टेंस पे, और इसी को सबसे ज्यादा समय भी लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में। और बुध सबसे पास है, तो इसकी जो ऑर्बिट है सबसे छोटी है। तो ये 88 दिन में या मिनिमम डिस्टेंस में क्या करता है, सूर्य का एक चक्कर लगाता है। अगला सवाल, दीर्घ ज्वार कब आएंगे। दीर्घ ज्वार केवल पूर्णिमा को, केवल अमावस्या को, पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को, ना तो पूर्णिमा को ना ही अमावस्या को। तो देखिए, जो दीर्घ ज्वार आते हैं वो पूर्णिमा और अमावस दोनों को आते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बिठा लेना है कि जब पूर्णिमा आएगी तब भी दीर्घ ज्वार आएंगे, अमावस आएगी तब भी दीर्घ ज्वार आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो ये आप डिसाइड किससे करेंगे, तो दो तीन चीजें आपको यहां पर समझनी पड़ेंगी। एक तो प्रकाश की चाल समझनी है कि प्रकाश की जो चाल है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो प्रकाश किस स्पीड से चलता है, तो इसका एक फॉर्मूला वो आपको याद रखना है, 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। या इसको हम दूसरे वे में देखें तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सूर्य का जो प्रकाश है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो एक दूरी मापने की एक इकाई होती है आपकी लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष में प्रकाश की जो सबसे ज्यादा चाल होती है ना दोस्तों, ये होती है आपके वैक्यूम में, निर्वात में। अगर लाइट स्पीड पूछी जाए तो निर्वात में हमारा प्रकाश सबसे ज्यादा तेज गति से चलता है। उसके बाद गैस में इसकी स्पीड होगी, उसके बाद द्रव में इसकी स्पीड होगी, और सबसे कम या नगण्य स्पीड जो होती है वो ठोस में होती है। लेकिन ध्वनि जो होती है इसका उल्टा चलती है, ध्वनि की सबसे अधिक चाल जो होगी वो ठोस में रहेगी और सबसे कम जो होगी वैक्यूम में होगी। तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी मापने की एक इकाई है। तो निर्वात में प्रकाश के द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड की गति से तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या सॉल्व करना है कि भैया हमारी जो पृथ्वी की जो स्थिति है वो सूर्य से कितनी दूर है, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, हमें उस पर बात करना है। तो इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और आता है आपका अंतरिक्ष इकाई। अगर ये आपको याद है तो आप बता सकते हैं कि कितने समय में निकाला जाएगा। तो इसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसकी जो परिभाषा है वो ये है कि मान लीजिए ये आपका सन और ये आपकी पृथ्वी, अर्थ। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, अंतरिक्ष इकाई कहते हैं। तो 1 AU बराबर कितना होता है, तो 1 AU बराबर होता है 1.49 × 10⁸ किलोमीटर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है आपका 14.98 करोड़ किलोमीटर। तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो 15 करोड़ में हम 3 लाख का भाग देंगे तो लगभग कितना निकल के आएगा, ये 8 मिनट 20 सेकंड। कितना निकल के आएगा, 8 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन में हमारे पास सेकंड नहीं है, तो 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट। तो राइट आंसर आपका सी होगा, 8 मिनट का समय लगेगा किसको, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में।
अगला क्वेश्चन, कौन सी तिथियों को बृहद ज्वार आते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि जब जब पूर्णिमा और अमावस होगी तब तब क्या होंगे, आपके दीर्घ ज्वार या बड़े ज्वार आएंगे। अगला सवाल, हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो देखिए, सूर्य, ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, इन सबको अगर शामिल कर लिया जाए, सूर्य मतलब तारा, जितने भी तारे हैं इनके समूह को हम लोग कहते हैं सौरमंडल, सोलर सिस्टम। अब हमारे ग्रह, उसमें पहले जो ग्रहों की संख्या थी हमारे सोलर सिस्टम में वो 9 ग्रह हुआ करते थे। वर्तमान में जो संख्या है वो 8 है। इसका मतलब एक जो है हटाया गया है। तो कौन सा हटाया गया है? प्लूटो को हटाया गया है। प्लूटो को कब हटाया गया? तो प्लूटो रिसेंट में बौना ग्रह बना दिया गया है और इसको 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की श्रेणी से निकाल करके किसमें डाल दिया गया? ड्वार्फ प्लेनेट में या बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। तो रिसेंट में हमारे ग्रहों की जो संख्या होगी वो 8 हो जाएगी। दोस्तों क्लियर है यहां तक? अगला सवाल, पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में कितना समय लगता है? मैंने भी आपको बताया था 8 मिनट का समय लगता है। रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये भी रिपीट हो गया है, ज्वार भाटा आते हैं। हाँ नहीं, ये नया क्वेश्चन है। निम्न में से किनके कारण सागरों एवं महासागरों में ज्वार भाटे आते हैं? पहला, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, ये भी सही है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ये भी सही है। और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे तीनों ऑप्शन क्या होंगे यहाँ पर? राइट हो जाएंगे। तो अपकेंद्रीय बल का मतलब होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की यहाँ पर बात की जा रही है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मीन्स होता है कि जब हमारी अर्थ रोटेट करती है, रोटेशन करती है, तो उसके रोटेट करने से क्या होता है कि जो केंद्र की चीजें होती हैं वो सेंटर से आउटर की तरफ काम करती हैं। अब जब केंद्र से बाहर की तरफ जो बल लगेगा, ऐसे बल को ही क्या कहा जाता है? अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। तो हमारी अर्थ पर सबसे ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगता है वो इक्वेटर के पास लगेगा, 0 डिग्री के पास में। और यहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा, इसीलिए यहां पर ग्रेविटी क्या हो जाती है आपकी? कम हो जाती है। जबकि पोल्स पर या 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आपका कम लगेगा, मिनिमम लगेगा पूरी अर्थ पर। तो यहां की जो ग्रेविटी होगी वो क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारी पृथ्वी की जो आकृति है, जो शेप है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण कैसी है? जियोड शेप में पृथ्वी है, कि बीच में से तो पृथ्वी चौड़ी है लेकिन ध्रुवों पर जाकर के, पोल्स पर जाके वो कैसी हो गई? चपटी हो गई है। ठीक है। तो जब सेंटर से आउटर की तरफ फोर्स काम करेगा और ऊपर से सन की ग्रेविटी और आपके मून का टाइडल फोर्स ये भी काम कर रहा है, तो जो पानी होगा वो बहुत तेज गति से क्या होगा? ऊपर की तरफ उठेगा और बहुत तेज गति से नीचे की तरफ गिरेगा। तो जो महासागरों में ज्वार और भाटे आते हैं उनके लिए आपके सूर्य की ग्रेविटी और सन का जो है आपका ग्रेविटी हो गया, दूसरा मून की टाइडल फोर्स और अर्थ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तीनों चीजें काम करती हैं। इसीलिए आपका राइट आंसर 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है आपको, चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? ऑप्शन ए अमावस के दिन, ऑप्शन 2 पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, उपयुक्त 1 और 2 दोनों। तो यहां पर आपसे चंद्र ग्रहण की बात की गई है कि भैया चंद्र ग्रहण कब लगेगा आपका। तो देखिए चंद्र ग्रहण में क्या कंडीशंस होती है, मैं इसको थोड़ा सा एक बार डिफाइन करता हूं। कि पहली चीज तो ये कि साल में अगर अधिकतम चंद्र ग्रहणों की आपसे संख्या पूछी जाए तो वो 3 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इससे कम हो सकती है लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होगी। और चंद्र ग्रहण का मतलब होता है कि अंधेरा सा छा जाएगा आपका, सूर्य की किरणों को क्या करेगा? रोक देगा पृथ्वी पर आने से। तो वो एक शैडो टाइप का एक जोन बन जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो ये कब होगा आपका? अमावस के दिन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिजगी क्या है? सिजगी की कंडीशन क्या होती है? तो सिजगी में एक चीज याद रखिए कि जब हमारी पृथ्वी, ये अर्थ है, मून, चंद्रमा और सन जब एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं? एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, या हम ये कहें कि ये तीनों मिलकर के 180 डिग्री 180 डिग्री के कोण पर आते हैं, इसी को सिजगी की कंडीशन कहा जाता है। तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की समकोणिक स्थिति ये ऑप्शन में है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति, या सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति,
तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा कि तीनों जो हैं वो एक कंडीशन में आ जाएंगे, एक स्थिति में आ जाएंगे और कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस कंडीशन को सिजगी कहा जाता है। अगला सवाल, डायमंड रिंग किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में दिखाई देती है? ऑप्शन ए पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो एक चीज याद रखना कि जो डायमंड रिंग है आपकी, वो आपकी पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देगी। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो कुछ चीजें आपको ऐसे ही याद करनी है। अगला सवाल, एक कैलेंडर वर्ष के दौरान चंद्र ग्रहण की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अभी मैं आपको बताया कि भाई एक साल में अधिकतम 3 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ब्लड मून किसे कहते हैं? यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, यह लाल चमक के साथ आंशिक चंद्र ग्रहण होता है, यह गहरी लाल चमक के साथ पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो ए हो जाएगा। अगला सवाल, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य एक सीध में 180 डिग्री के कोण पर होते हैं। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की समकोण की स्थिति में होते हैं। पृथ्वी के एक ओर सूर्य तथा एक ओर चंद्रमा 180 डिग्री के कोण पर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो राइट आंसर है वो ए होगा इसमें, कि तीनों 180 डिग्री के कोण पर होंगे। लास्ट क्वेश्चन, कि जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा एक सीध में हो तथा पृथ्वी बीच में हो तो क्या होगा? तो इसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कहेंगे। तो ये हमारी आज की सीरीज, मंथन सीरीज की तीसरी क्लास थी, और उम्मीद करता हूं कि वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से सोलर सिस्टम से, चंद्र ग्रहण से या सूर्य ग्रहण से संबंधित बन सकते हैं, वो यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स नए हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे या लिंक्डइन पे भी आप प्रशिक्षण क्लासेस के साथ में जुड़ सकते हैं, और बाकी बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि इसका जो फ़ायदा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोगों को मिले। क्योंकि ज्ञान एक ऐसा भंडार है, ऐसी धन संपदा है हमारी, कि हम जितना बांटेंगे उतना ही ये बढ़ता जाता है। ठीक है, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।